स्वागत है आपका ग्रेटर हिमालय में बसे एक छोटे से गांव में जिसका नाम है गुंजी। गुंजी ये गांव वैसे तो जाना जाता है दो बहुत प्रसिद्ध यात्राओं के लिए। ये जो 2 रोड यहाँ पे डाइवर्ज हो रहे हैं ये उनकी यात्राओं की ओर आपको लेके जाएंगे। ये जो रास्ता है ये डायरेक्ट जाता है ओम पर्वत की ओर। ऐसा कहा जाता है क्योंकि उसकी जियोग्राफिकल जो आकृति है, बर्फ ऐसे गिरता है उस पर्वत पे कि ओम के आकार का हो, इसलिए उसे ओम पर्वत कहते हैं, जो कि हमारे हिंदुइज्म में एक बहुत ही पावरफुल साइन माना जाता है। और दूसरा सड़क जो है जो काफ़ी अच्छा है कंपेरेटिवली ओम पर्वत के रास्ते के, वो ले जाता है हम लोग को आदि कैलाश। आदि कैलाश जो कि शिवा का साक्षात स्वरूप है। 5 कैलाश जो है वो हमारे इंडिया में पाया जाता है। और सबसे सुंदर बात ये है कि जब हम ओम पर्वत की ओर बढ़ते हैं तो वहीं से हमारा कैलाश मानसरोवर जो लिपुलेख पास है, जिसको क्रॉस करके हम तिब्बत में एंटर करते हैं, और वहाँ से हमारा मानसरोवर का ट्रैकिंग स्टार्ट होता है। तो अभी हम लोग एकदम से ट्राइंगल पे खड़े हैं 3 देश पे। एक हमारा ऑटोनोमस रीजन ऑफ तिब्बत है जो कि अभी चाइना के कंट्रोल में है, एक साइड है नेपाल, और अभी हम लोग पुणे में एकदम है उत्तराखंड, जो कि हमारे प्यारे भारत का एक सुंदर सा ग्रेटर हिमालय। आते वक्त हम लोग की हालत ख़राब हो गई थी। कई बार ऐसा लगा कि ये चैलेंज क्यों ले रहे हैं, लोअर हिमालय मिडिल हिमालय में एंजॉय करते हैं। जब हम वहाँ थे मिडिल हिमालय में, स्पेशली इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, इतना सुकून महसूस हो रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि क्या ज़िंदगी है। और जैसे ही आप ग्रेटर हिमालय में जाते हो आप भूल ही जाते हो कि आप जिंदा भी हो। शायद शून्य की ओर बढ़ने का यही रास्ता है। बहुत सारे रास्तों में से एक ये भी रास्ता रहा होगा, क्योंकि ये जो रास्ता, जिस रास्ते से हम लोग गुंजी तक आए हैं धारचूला से, ये 3-4 साल पहले तक सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए खुला था। वहाँ से 90 किलोमीटर लोग पैदल यहाँ आते थे और फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे। टेक्नोलॉजी हम लोगों को बहुत हेल्प कर रहा है, BRO कंटिन्यूसली लगा हुआ है, मगर ग्रेटर हिमालयाज़ को टेम कर पाना इतना आसान नहीं है। जगह जगह पे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, रास्ते का एकदम कचुम्बर निकल जा रहा है एक बारिश में, और नदी, काली नदी, जो कि हमारे नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बनाती है उत्तराखंड पे, इतनी भयंकर स्वरूप में है। और क्योंकि अभी गर्मी बहुत प्रकाल रूप में आई है 4-5 दिन से यहाँ पे, जैसा कि अभिषेक ने बताया कि कुछ दिन पहले यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ था, तो गर्मी की वजह से बर्फ़ पिघल रहा है और नदी में सारा पानी एकदम मटमैला काला पानी जा रहा है और इतना तेज़ फ्लो हो रहा है कि बड़ा से बड़ा तैराक भी उसमें सेफ नहीं रह सकता है। ये कुछ हम लोग को तिस्ता नदी का याद दिलाता है। अभी भी यात्रा जारी है, बहुत सारे लोग यहाँ से आ रहे हैं। कल हम लोग पास बनाए और पास बनाते समय हम लोग को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देखने को मिले थे। कि पहला इंस्ट्रक्शन तो ये था कि आपके पास मेडिकल किट होना चाहिए, दूसरा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए माउंटेन में चलाने का, तीसरा शाम को 3 या 4 बजे के बाद यात्रा नहीं करनी चाहिए, चौथा वेदर फॉरकास्ट का ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि मौसम यहाँ पे कभी भी बिगड़ सकता है और फिर आपका जो पास है उस स्थिति में कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। मात्र 4 दिन का ही पास यहाँ पे अलाउड होता है, 4 दिन से ज़्यादा हम यहाँ रुक नहीं सकते। रास्ते में हम लोगों ने दिखाया कि कैसे चेक पोस्ट पे हमारा 2-2 जगह चेक हुआ वो पास, जो कि 2 जगह के लिए, एक ओम पर्वत और एक हमारा आदि कैलाश के लिए। अब बात करते हैं गुंजी गाँव की। जब हम लोग गुंजी गाँव में आए हैं तो हम लोग सबसे पहले उस एरिया में गए हैं जहाँ पे BRO का पूरा स्टे है, क्योंकि हमारी बाइक में कुछ प्रॉब्लम था। उन लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। पैसे के बारे में पूछने पे सब यही कहें कि अब भोले बाबा से बस विनती कर लेना, हमारे लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद हम लोग जब वहाँ से आ रहे थे तो चैलेंज स्टार्ट हुआ है होम स्टे का, क्योंकि यहाँ पे बहुत लिमिटेड होम स्टे होते हैं और बहुत सारे लोग पहले से ही बुकिंग करके आते हैं। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया था। हम लोग सोचे थे कि वहाँ पे जाके देखेंगे कि कौन सा ऐसा होम स्टे है जो इको सेंसिटिव है और वहाँ के लोकल लोगों को कौन सा सपोर्ट कर सकता है। तो थोड़ा चैलेंज हुआ है रूम देखने में, बट गांव के एकदम भीतर जहाँ पे रोड अलाउड नहीं है, आधा किलोमीटर दूर ही हमारी बाइक रुक गई है और फिर एक पतला सा संकरा रास्ता है जिस पर अभी मैं चल रही हूँ, और यही हमारा गुंजी गाँव है पूरा का पूरा। और जिस होम स्टे में हम लोग रुके हैं वो होटल नहीं है, वहाँ पे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग रहा करते थे। 5 मंजिला वो लकड़ी की इमारत थी, लेकिन कुछ वजह से आग लग गई वहाँ पे और मेरे पीछे पूरा बर्फ़ से घिरी हुई चोटियाँ दिख रही हैं। अभी हम लोग गूगल मैप में जहाँ देखे हैं वहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज़ के एकदम बीचों बीच हम लोग आ गए हैं। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और इस बर्फ़ के बीच में बसा हुआ ये सुंदर सा गाँव है गुंजी गाँव।
तो जो हमारा होम स्टे है वो टिपिकल, जैसे कि कल हम लोगों ने म्यूज़ियम में देखा था धारचूला में, सेम उसी टिपिकल आर्किटेक्चर का हम लोगों का रूम है। वैसे तो वो उसमें कोई भी फैसिलिटी नहीं है जो एक नॉर्मल होटल में होती है, यहाँ तक कि डॉर्मेट्री जैसे बेड्स लगे हुए हैं, वॉशरूम भी बाहर है। लेकिन अगर हमें इस गांव को समझना है या किसी भी गांव को समझना है तो वहाँ के कल्चरल तरीके में ही रहकर समझना होगा। आंटी बहुत ही प्यारी हैं, उनसे हम बात करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ आंटी ही हैं अभी उस घर में जो हम लोग को दे रही है, उनका एक बेटा है जो कि बाहर गया हुआ है। एंड हियर द होल विलेज, एज यू कैन सी द कल्चर, ये लकड़ियाँ रखी गई हैं क्योंकि यहाँ पर अभी भी फ्यूल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स यही है और इसको इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ बर्फ़, पूरा इतना चौड़ा चौड़ा बर्फ़ गिरता है। वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि पहले जितना बर्फ़ गिरता था उतना बर्फ़ अब नहीं गिरता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन्हीं गाँव पर पड़ेगा, जब भी पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली नेचर से एक्सट्रीमली कनेक्टेड है और लोगों की जीवनचर्या चल रही है, एकदम सुकून से चल रही है। दोस्त मिलने आ रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसा वेदर है कि हमारे यहाँ अगर ऐसा वेदर हो गया तो हम लोग एकदम चैलेंजिंग मूड में आ जाएंगे कि घर से बाहर नहीं निकलना है, एक रेड अलर्ट हो गया। बट इनके लिए एकदम ग्रीन अलर्ट है। मौसम ख़राब हो रहा है, अच्छा हो रहा है, दे आर कंटिन्यूइंग देयर होल लाइफ इन दिस वे। ग्रेटर हिमालय में कोई भी गांव को आपको समझना है तो सबसे पहले ये देखिए कि कितने पीक से वो घिरा हुआ है। तो अगर आप इस गुंजी गांव को देख रहे हैं तो आपको दिखेगा 3 से 4 पीक्स। एक पीक ये हो गया और इधर एक पीक ये हो गया और एक पीक हमारा ये है। तो 3 पीक इधर से घिरा हुआ है ये गांव और एक तरफ दोनों पीक जाकर मिल रहे हैं। ये व्यास वैली का पार्ट है और इस सुंदर से वैली में लोग अपना खेती कर रहे हैं। बहुत सारे जगह पे होमस्टे भी बन रहा है, बहुत तेजी से यहाँ पे काम चल रहा है। जैसे हम लोग को यमुनोत्री में कुछ दिखा था वैसा ही कुछ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है, उनका टाइम टू टाइम मूवमेंट बहुत तेजी से यहाँ हो रहा है। जब तक नेपाल के साथ जब बॉर्डर शेयर करा था वहाँ पे तक बहुत कामनेस था, लेकिन जैसे ही ऑटोनोमस तिब्बत रीजन आ गया, आर्मी की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हम लोग को बढ़ी हुई दिखाई दी, हेलीकॉप्टर्स दिखाई दिए और हम लोग काफ़ी सेफ जोन में हैं बिकॉज ऑफ देम ओनली। क्योंकि इतना नज़दीक, अगर आप चाइना जैसे जायंट के पास हो, चाइना एक पूरा का पूरा जायंट है जो तिब्बत जैसे सुंदर क्षेत्र को अपने हथियार में ले चुका है। वरना तिब्बत तो हमारा एकदम दोस्त था, मानसरोवर हमारा ही एक हिस्सा हुआ करता था। वैसे तिब्बत अभी तक चाइना ने वहाँ जाने के लिए इंडियंस के लिए वीज़ा नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। और लिपू लेक पे अगर हम लोग थोड़ा सा और ऊपर बढ़े वहाँ से ओम पर्वत से, तो हम लोगों को कैलाश माउंटेन का भी व्यू एकदम से क्लियर होता है। और बताइए यहाँ पे लोग कई दिनों तक रुक जाते हैं। अगर मान लो आपको आज दर्शन नहीं हुआ तो वो कल भी रुकेंगे, क्योंकि उनकी आस्था जुड़ी हुई है, उन्हें ओम पर्वत और आदि कैलाश देख कर ही जाना है। हम लोग इस गाँव में जो एक छोटा सा रास्ता प्रोवाइड किया गया है, जो इधर से भी हाईवे से कनेक्टेड है और उधर से भी, इधर से ये ओम पर्वत की तरफ वाले हाईवे से कनेक्टेड है, इधर से आदि कैलाश, और एक पतला सा रास्ता है। उस रास्ते पे हम लोग इवनिंग वॉक ले रहे हैं और हम लोग कोशिश करते हैं इन गांव के लोगों से बातचीत करने का कि इनके जीवन का क्या रहन सहन, क्या शैली है। अगर कोई मिलता है तो ज़रूर ट्राई। लोगों से बात तो हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ की जो भी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, जो चीज़ें हो रही हैं, उसको देख के भी हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के रहने वाले लोगों की जीवन शैली कैसी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा खेत है, बहुत बड़ा नहीं है, इसमें आलू, लहसुन, प्याज और साग की खेती हुई है। जून का महीना है और फिर भी इन लोगों के पास ये साग का जो अबंडेंस है वो बस हिमालय से मिल सकता है। तो ये टेम्परेचर स्मूथिंग है और ये जो आपको प्लांट दिख रहा है ये है भांग का प्लांट और यहाँ पे लोग इसका चटनी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। अरे शिवा की नगरी है और भांग तो रहेगा ही रहेगा, ये पूरी की पूरी नगरी। यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जहाँ पे हम लोग खड़े हैं और ये सब जो क्षेत्र हैं, आदि कैलाश, ओम पर्वत और पंचचूली वगैरह वगैरह, ये सब शिवा के अंग है, शिवा के पार्ट है, शिवा की बॉडी का हिस्सा है। इतनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज जुड़ी हुई हैं और स्पिरिचुअलिटी का क्या कहना, क्योंकि ऐसी जियोलॉजी है यहाँ की, विदाउट मतलब आपको यहाँ पे जीवित रहने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल सपोर्ट चाहिए। तो हिंदुइज़्म यहाँ पे वो सपोर्ट देता है। अक्सर हम देखते हैं कि हिमालयाज़ में वो सपोर्ट बुद्धिज़्म देता रहा है। तिब्बत के पास वाले जो भी गांव हैं, स्पेशली हिमाचल वगैरह के, इवन लद्दाख के, लेकिन ये क्षेत्र इस पूरे के पूरे गांव को अपना कल्चरल सपोर्ट डीप हिंदुइज़्म से मिल रहा है, क्योंकि
आपको यहाँ पे ये दिक्कत नहीं होगी कि आपको नॉनवेज लेना है। यहाँ पे नॉनवेज बनाता ही नहीं है लोग, क्योंकि बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं जिनके लिए वेजिटेरियन और शुद्ध शाकाहारी खाना बनता है। होटल्स भी आपको उसी अनुसार यात्रियों के लिए डिज़ाइन करे हुए मिलेंगे और आपको अपना महसूस होगा, लगेगा कि आप अपनी ही जगह पे आए हो। और इस खेत में आप देख सकते हैं जैसा कि थोड़ा सा आलू है और मटर है। मटर का साग बहुत ही सुंदर हुआ है। तो अगर ये मतलब मौसम है जून का और टेम्परेचर स्मूदिंग है, तो इसी स्मूदिंग टेम्परेचर में यहाँ मटर उगाया जा रहा है। आलू मटर ये सब ठंडी के फसल है प्लेन्स के लिए, और थोड़ा बहुत यहाँ सरसों भी लगा हुआ है और मूली भी है। तो इस तरीके से यहाँ के लोग फार्मिंग कर रहे हैं। यहाँ से ये शॉर्टकट है इस गांव का, जो कि डायरेक्टली मेन हाईवे से मिल जाएगा। यहाँ पे चलते चलते आप जो घूम के जो आपको जाना है हाईवे तक, वो नहीं जाना होगा। और मेरे सामने बादलों में घिरा हुआ इतनी सुंदर सुंदर बर्फ़ की चोटियाँ हैं कि मैं क्या बताऊँ। पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रहा है, थोड़ा सा बादल हट रहा है वहाँ से और सिर्फ सूरज की रोशनी वहीं तक पहुँच रही है। इतनी बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे। जैसे ही हम लोग एंटर किए, हम लोग को तरह तरह की बर्ड्स देखने को मिले हैं। जब भी हम हिमालय की सैर पे निकलते हैं, हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए वहाँ की डाइवर्सिटी को एंजॉय करना। तो जैसे ही हम लोग रास्ते पे चल रहे हैं, रास्ते के किनारे ये सफ़ेद फ्लावर हमारा स्वागत कर रहे हैं और उसके नीचे ना जाने कितने तरह के अलग अलग ग्रासेज है, जिसमें प्रोमिनेंट, जैसा कि अभिषेक ने बताया, यहाँ पे भांग का है। लेकिन ये फ्लावर बर्फ़, ऐसे देखो, इन सफ़ेद फ्लावर से होते होते सफ़ेद रंग का बर्फ़ और सफ़ेद रंग के फ्लावर, बहुत ही खूबसूरत।